अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। पीटीआई की तहरीक आर या पार 90 दिनों का अल्टीमेटम गंडापुर साहब ने दे दिया है। साथ साथ कहते हैं हमसे बातचीत भी करें। तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त किधर खड़ी है और उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद पीटीआई में क्या हो रहा है। लाहौर की जो तंजीम है वो तितर बितर नजर आती है। वहां पर एक कल मीटिंग हुई, इजलास हुआ, लेकिन वहां की जो लोकल क़यादत है पीटीआई की, उनको बुलाया नहीं गया है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो वाजे हमें इस वक्त डिफरेंस नजर आ रहा है उस पर बात करेंगे। उसके बाद गजा जंग बंदी में रुकावट कौन है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टनिंग रिपोर्ट इस हवाले से जारी की है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आगाज करते हैं। कल अली अमीन गूट साहब खैबर पख्तूनख्वा से एक कॉन्वॉय लेकर लाहौर तक पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने एक तकरीर की। जो तकरीर की उसके दो हिस्से जरा ज्यादा वाजे थे। पहला तो जाहिर सी बात है वो हिस्सा जहां पे उन्होंने 90 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि 90 दिन में अगर इमरान खान साहब को वो रिहा नहीं करा पाएंगे तो वो सियासत छोड़ देंगे। अब आर या पार का वक्त आ गया। सुनिए सर। दिन के बाद 91 दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं, बहुत हो गया है। या हम सियासत छोड़ेंगे और या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। 90 दिन यानी 3 महीने, इसमें इमरान खान साहब को ये रिहा कराएंगे वरना सियासत छोड़ देंगे। एक तो ये उनका नुक्ता था जिसको बड़े वाज़े तौर पे तमाम मीडिया ने उठाया भी और ये उनका क्रक्स था। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि वो अभी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन फैसला साजों से मुज़ाकरात करेंगे। जाहिर सी बात है वो मुक्तदरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे और खुद लीड वो कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने की है कि इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ इख्तियार का फैसले का इख्तियार है। उसके बाद अगर अपने साथ वो लोगों को अलाइन करते हैं, ये जो मैंडेट के बगैर हुकूमतें जिन्होंने बिठाई हुई हैं उनको साथ बिठा दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब भी आमने सामने आए। कल मौलाना साहब ने कहा कि केपी के अंदर तब्दीली लानी चाहिए है तो सीएम की तब्दीली लानी चाहिए है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बिल्कुल ठीक चल रही, वो मसला कोई नहीं है, गंडापुर साहब को तब्दील करें। मौलाना के इस सवाल के हवाले से जब पूछा गया अली अमीन गंडापुर से तो उन्होंने जवाबी तौर पर कहा कि मौलाना अपने अंदर तब्दीली लेकर आए। इन दोनों की जो राइवलरी है ये सबको मालूम है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से शुरू होती है। अब जो कौमी उफक पे सियासत पे मजीद ये एक दराड़ हमें पैदा होती नजर आ रही है। सुनिए जवाब दर जवाब। मेरी तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए। वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। मौलाना फजल रहमान ये जो कह रहे हैं कि पख्तूनख्वा में जेली मैंडेट है, मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि फॉर्म 45 खुलवाते हैं पूरे सूबे में। इसके 3 लोगों के अलावा इसके सारे फॉर्म 47 है, ये खुद फॉर्म 47 है। और मैं यही बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। मौलाना फजल रहमान अपने अंदर तब्दीली ले आए। तहरीक इंसाफ के अंदर अभी भी एक विंग ऐसा है जो समझता है कि मौलाना फजल रहमान साहब से बातचीत करनी चाहिए, खास तौर पे सेनेट के इलेक्शन के तनाजुर के अंदर। लेकिन गंडापुर साहब की जो इस वक्त बयानबाजी है और वो माजी में चूंकि मौलाना साहब की ज़ात को निशाना बनाते रहे तो उतना आसान नहीं है लगता कि ये रीच आउट कर पाएंगे। अभी तक डेलीगेशन गया भी नहीं है तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान साहब से मिलने। बहरहाल निसार जट साहब हमारे प्रोग्राम में थे 2 दिन पहले, वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर वो ये बात करेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम से भी बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना चाहिए, मौलाना साहब के पास जाना चाहिए, मौलाना साहब के साथ बैठना चाहिए, बैठकर जो है अपोजिशन में रहते हुए सेनेट का इलेक्शन, सेनेट के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बातचीत करना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ अख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं, हाफिज अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, शौकत यूसुफजई साहब अभी थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन कर लेंगे। जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ के बगैर ये डिबेट नामुकम्मल है। लेकिन आपसे आगाज़ करते हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब। इस वक्त की जो सूरत हाल है, एटलीस्ट कल मौलाना साहब की बातचीत से ये तो वाज़े हो गया कि नंबर्स नहीं है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को हटाने के लिए और चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कंटिन्यू करे, लेकिन माइनस गंडापुर ये कंटिन्यू करे। लेकिन ये दिलचस्प तनकीद है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ठीक है लेकिन गंडापुर साहब ठीक नहीं है। ये दोनों में ये डिफरेंशिएट क्यों कर सकते हैं आप और किस तरह करते हैं दोनों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमारे अभी। देखिए, मौलाना साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सयाक और सबाक अगर आप मिला के
تو مولانا صاحب کے کہنے کا مقصد یہ تھا، جہاں تک میں سمجھا ہوں، انہوں نے کہا کہ پوری پاکستان میں کہیں بھی حکومت کی رٹ نہیں ہے۔ انہوں نے سندھ کا بھی ذکر کیا، بلوچستان کا بھی ذکر کیا اور خیبر پختونخوا کا بھی ذکر کیا۔ بالخصوص انہوں نے تبدیلی کی بات کی، کیونکہ تبدیلی کا نعرہ یہ روز اول سے پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ ہے۔ تو مولانا صاحب نے اسی نعرے کو بنیاد بنا کر کہا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو جب کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت کو تبدیل کیا جاتا ہے تو یہ تبدیلی پارٹی کے اندر سے ممکن ہے، یعنی تحریک انصاف کی پارٹی کے اندر سے ممکن ہے۔ کیوں؟ مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس لیے کہ میرے پاس اکثریت نہیں ہے، اکثریت پی ٹی آئی کے پاس ہے، لہذا پی ٹی آئی تبدیلی لا سکتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں سیکورٹی، امن و امان نہیں ہے، لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں، لوگ ان کو قبروں سے فرصت نہیں مل رہا۔ تو جب صورتحال یہ ہو اور معیشت تباہ ہو رہی ہے، کرپشن کے چرچے ہیں، اختیار ولی خان وہاں بیٹھے ہیں، کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کے کیا ترانے گائے جا رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے ان تمام کڑیوں کو ملا کر کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، اگر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو تبدیلی ودن پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے اس میں مولانا صاحب نے کون سی ایسی بات کی؟ کوئی ایسی بات نہیں کی، پر میں غیر جمہوری بات نہیں کی، میں تو اس باریک بات کو سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اگر تبدیل ہو جائیں تو گورنمنٹ کنٹینیو کرے، تحریک انصاف اور گنڈا پور صاحب کے درمیان میں جو فرق ہے یہ میں سمجھنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آیا تو وہ اس کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ اگر آپ لوگ نہیں لا رہے، کوئی اور لے کے آ رہا ہے، آپ اس کا ساتھ دینے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ دیکھیے، مولانا صاحب کی تنقید گنڈاپور کی ذات تک نہیں ہے، اوورآل انہوں نے پورے ملک بالخصوص خیبر پختونخوا کی صورتحال کی بات انہوں نے کی، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت لیڈ کون کر رہا ہے؟ ہمیشہ جو کمانڈ ہے، جو لیڈ کرنے والا ہے، ہمیشہ سوالات اسی پر اٹھتے ہیں۔ تو جب اسی پر اٹھتے ہیں تو جب حکومت 14 مہینے میں کچھ نہ کر سکی تو تبدیلی ضروری ہے، اور جمعیت علماء اسلام کی بلکہ پوری خیبر پختونخوا کی عوام کی خواہش یہی ہے۔ بلکہ میں آگے بڑھوں، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی ورکر کی اکثریت اور اسمبلی میں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اکثریت اراکین پی ٹی آئی کی چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صحیح، اور اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا حافظ صاحب تو کیا آپ اس کے حق میں ہیں یا آپ اس سے لا تعلق ہی رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کی ابھی تک موقف یہ ہے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد لانے میں، اس کو موو کرنے میں، اس کا حصہ بننے میں جمعیت علماء اسلام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ابھی تک جمعیت علماء اسلام نے اس پر کوئی مشاورت کی ہے یا کوئی فیصلہ کر چکی ہے۔ آج سے 2 ہفتے خیبر پختونخوا کی وفد مولانا صاحب کے پاس آیا، مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ تحریک عدم اعتماد لانے میں جمعیت علماء اسلام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ یقین دہانی بھی کرائی۔ اب آگے کیا سیناریو بنتا ہے، کیا صورتحال بنے گی؟ مولانا صاحب نے کل کی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ جس حکومت کو میں بکاؤ حکومت کہتا ہوں، جس حکومت کو میں عوامی مینڈیٹ کی حکومت کا حامل نہیں سمجھتا، میں اس حکومت میں یا اس حکومت کی تبدیل کرنے میں میری کیا دلچسپی ہے، لیکن عوام مطمئن نہیں ہے آپ کی حکومت سے۔ ٹھیک ہے، چلیں، آپ کا نقطہ آ گیا حافظ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک کوئی مشاورت نہیں ہے، ابھی اس پہ کوئی ٹیبل پہ یہ آپشن موجود نہیں ہے۔ ہمیں شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، بہت شکریہ یوسفزئی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ابھی کل علی امین گنڈاپور لاہور گئے آل دا وے، وہاں پر جا کر انہوں نے 90 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ جو پہلے انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ کہ 5 اگست سے آپ لوگوں نے تحریک شروع کرنی تھی یا تحریک کا مومنٹم بنانا تھا، جیسے بھی آپ اس کو انٹرپریٹ کر لیں، لیکن 5 اگست کی بڑی واضح ایک تاریخ دی گئی تھی اور ہمیں بتایا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کی طرف سے خود یہ تاریخ دی گئی تھی۔ یہ 90 دن بیچ میں، یعنی 3 مہینے بیچ میں کہاں سے آ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سیاسی لوگ ہیں، سیاسی تحریک ہے، 5 اگست کو بالکل پیک پر جائے گی،
اور 5 اگست تک بالکل فل تیاری ہو رہی ہے. یہ جو 90 ڈیز دیے انہوں نے اپنے آپ کو دیے ہیں کہ 90 دن تک ہم مسلسل اسٹرگل کریں گے, نہ ہوا تو پھر ایک نیا عمل دیں گے. یہ اندرونی معاملات ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی 30 دن بعد 90 دن بعد تحریک شروع کرنی ہے. تاریخ 5 اگست سے ہی شروع ہوگی. یہ بالکل غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے. یہ انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے ورکروں سے کہا ہے کہ 90 ڈیز تک حکومت کو بھی ہم الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات ٹھیک کریں, جو اگر مذاکرات کرنے جو بھی ہے جیسے بھی حالات کو ٹھیک کرنے, کیونکہ ملک تو ہمارا ہی ہے نا. جی ہم تو ملک کو نہیں کرنا چاہتے, لیکن ظاہر جب اسٹرگل ہوتی ہے, تحریک چلتی ہے, تو پھر ملک کو اثر پڑتا ہے. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ 90 ڈیز تک ہم اپنی جو ہے نا اسٹرگل جاری رکھیں گے تحریک کو پرامن طریقے سے. اس کے بعد پھر نیا عمل دیں گے. دوسرا جو خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں اتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جی بس وہاں گورننس نہیں ہے, یہاں پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے, تو ذرا موازنہ کیا جائے نا. ہیلتھ سے شروع کر دیں, ایجوکیشن سے شروع کر دیں. سب سے زیادہ بجٹ ایجوکیشن کے لیے اس وقت خیبر پختونخوا میں رکھا گیا ہے. ہیلتھ کے حوالے سے لیور ٹرانسپلانٹ فری ہو گیا ہے, دل کا آپریشن فری ہو گیا ہے, اور بہت ساری چیزیں جو اس وقت ہیلتھ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بہت ساری چیزیں فری ہو رہی ہیں. کڈنی ٹرانسپلانٹ فری ہو گیا, بون میرو ٹرانسپلانٹ فری ہو گیا. لوگ خوش ہیں. اچھا, لوگ خوش ہیں. گنڈاپور صاحب کو کے پی میں کوئی پارٹی کے اندر بھی کوئی خواہش نہیں کہ ان کو تبدیل کیا جائے؟ جی یوسف زئی صاحب, لوگ خوش ہیں آپ کی پارٹی کے اندر؟ لوگ خوش ہیں کیونکہ جو بیانات ہم سن رہے ہیں یہ خوشی سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے. جو سوری, میری آواز آ رہی تھی؟ جی آپ کی اب آواز آ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ گنڈاپور صاحب سے خوش ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ نہیں خوش ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں, اختلافات کہاں نہیں ہوتے ہیں. کیا جے یو آئی میں اختلافات نہیں ہیں؟ کیا پی ایم ایل این میں اختلافات نہیں ہے؟ ایون ہمارے خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں نا, تو وہاں کتنے اختلافات ہیں پی ایم ایل این میں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ جی علی امین اگر کسی کو نہیں پسند ہے. دیکھیں, میرے بھائی نے بات کی, عبداللہ صاحب نے, میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا, لیکن ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور سے ان کا مسئلہ ہے, کیونکہ ڈی اے خان کی سیاست سے باہر نہیں آ رہے ہیں. پوری پارٹی کو جھونک دیا ڈی اے خان تک. بھائی ڈی اے خان سے نکل کر بات کریں نا. علی امین گنڈاپور ہٹانا یا لگانا یہ تو آپ کا کام نہیں ہے نا. لیکن یہ تو چلے اپوزیشن ہے نا یوسف زئی صاحب, وہ تو ایسی باتیں کریں گے. آپ کی پارٹی کے اندر سے جب لیما بی بی ایسی بات کریں گی, عالیہ حمزہ صاحبہ ایسی بات کریں گی کہ جب لاہور کی انتظامی تنظیم کے لوگوں کو بلایا نہیں جائے گا, یہ تو میں آپ کی پارٹی کے لوگوں کو کوٹ کر رہی ہوں. اپوزیشن تو سیاست کرے گی, آپ کی پارٹی کے اندر بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں. پھر دیکھیں, میں عرض کروں, یہ تو تنظیمی امور کی بات ہو رہی ہے نا. اس میں علی امین گنڈاپور کا تو نہیں ہے. آپ بیرسٹر گور چیئرمین ہیں, سلمان اکرم صاحب جنرل سیکرٹری ہیں, تو یہ تو ان کا کام ہے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا ہے. ڈیفینیٹلی وہ تو پارٹی کا فنکشن تھا. علی امین گنڈاپور اس میں ایک مہمان تھے, سی ایم کے حیثیت سے انہوں نے شرکت کی اپنی پارٹی کے. لیکن یہ جو تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جی گورننس ختم ہے, جی وہاں پہ امن و امان ہے, وہاں پہ روزانہ لاشیں گرائی جا رہی ہیں, کیا یہ دہشت گردی بلوچستان میں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے جو مرکز میں بھی پورا شیئر ہولڈر ہے؟ وہاں تو کسی نے بات نہیں کی کہ جی ان کو ہٹایا جائے کیونکہ وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. کیا لوگ کراچی میں نہیں مر رہے ہیں؟ ایک بلڈنگ کے اندر 100 بندے مر گئے. کسی نے یہ پوچھا کہ اتنی بڑی نالائکی جو اس حکومت نے شو کی ہے؟ یہ جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہے تو آڈیٹر جنرل پنجاب کے حوالے سے کہہ رہا ہے, کیوں اس پہ مطالبہ نہیں کیا جاتا؟ ٹھیک ہے, چلیں آپ کا نقطہ آ گیا. میں ذرا اختیار ولی صاحب کی طرف بڑھنا چاہتی ہوں. اختیار ولی صاحب, آپ لوگ کل گنڈاپور صاحب آل دا وے لاہور گئے, ایک اپنی پورا کانوائے لے کر گئے, اور وہاں پر جا کر انہوں نے گفتگو کی, بات چیت کی. وہ کہتے ہیں جی بات کرنے کو ہم تیار ہیں. کیا حکومت اس وقت بات چیت کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ چلے میں موڈ تو چھوڑ دے, پوزیشن میں ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اس وقت سیاسی طور پہ لیوریج ہے کہ آپ بات کریں گے تحریک انصاف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ماریا. دیکھیں, حکومت پوزیشن میں ہے یا نہیں یہ تو بڑی کی بات ہے. ضرورتیں ہماری نہیں ہے, ضرورت ان کی ہے. اور یہ خود دیکھ لیں کہ یہ کس پوزیشن میں ہے. کیا ان کو ابھی تک پتہ چل گیا کہ نہیں اسلام آباد سے پشاور پہنچتے ہوئے راستے میں 3 ضلع آتے ہیں یا 12 ضلع آتے ہیں, وہ گنتی ان کی ٹھیک ہو گئی ہے, اسی طرح خراب ہے. یہ معاملات اپنے خود درست کر لیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا. جہاں تک یہ اگر بات کرتے ہیں کہ اگر حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے تو بھائی تم جس سے بات کرنا چاہتے ہو, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہو, وہ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ کہہ کے تو تھک گئے ہیں. انہوں نے آپ کو پنجابی میں کہہ دیا, اردو میں کہہ دیا, انگریزی میں کہہ دیا, پشتو میں کہہ دیا, ہندکو میں کہہ دیا کہ وی آر ناٹ ان ٹو اٹ.
ہم آپ سے بات کرنے میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. اف یو وانٹ ٹو ٹاک تو آپ جائیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھیں, پارلیمنٹ میں جائیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں, اپنے مسائل وہاں پر حل کریں, ہمیں ڈریگ مت کریں. تو میرے خیال میں میسج از ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر. لیکن ان کو وہ پرانی والی لت لگ گئی ہے جو 2018 میں لگ گئی تھی, وہ امپائر کی انگلی وغیرہ اٹھے گی بیٹھے گی. اب اس طرح کے حالات ہے نہیں, جو ٹیسٹ ان کے منہ کو لگ گیا یہ اس کے پیچھے پھر رہے ہیں. جہاں تک بات آپ نے کی کہ 90 ڈیز کی, تو میں آپ کو بتاؤں ماریا, 90 ڈیز کا ان کا اعلان سیم یہ وہی ہے جو ہم نے 2018 کے الیکشن سے پہلے سنا تھا, جب عمران خان صاحب کھڑے ہوئے تھے کنونشن سینٹر میں اور بڑی اسکرین لگا کے کہتے تھے کہ 90 دنوں میں جی انقلاب آ جائے گا, 90 دنوں میں بہترین ٹیم, 90 دنوں میں 200 اکانومسٹ پاکستان میں ہو گئے, پاکستان کی معیشت جو ہے وہ میچو مین کی طرح آپ کو کھڑی ہوئی نظر آئی. 90 دنوں میں جو ہے تو ہم لائیں گے جو اس کو کہتے ہیں بلدیاتی نظام, جس سے ہم انقلاب لائیں گے. بلدیاتی نظام سے آخری دنوں میں یہ لوگ چھپتے پھر رہے تھے. جو خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوا ہے, یہ کوئی ان میں سے اپنا نشان لے نہیں رہا تھا. انہوں نے انکار کر دیا, بلے کا نشان نہ لینے کے لیے ان کو کورٹ میں جانا پڑ گیا تھا کہ ہم نہیں لیتے ہیں بلے کا, اس کو آزاد بنیادوں پہ کرائیں, کیونکہ ایک بلے کے نشان کے ساتھ ان کا سفر مشکل ہو گیا تھا. بیسیکلی جو پہلی حکومت تھی جب تبدیلی آئی نہیں تھی, اس کو انٹروڈیوس کرایا گیا تھا, دیٹ واز 2013. اچھا 2018 میں تبدیلی آئی نہیں, تبدیلی لائی گئی, اور 2024 میں تبدیلی آئی نہیں. فیض کی باقیات نے اس کو مسلط کیا خیبر پختونخوا میں. یہ تیسرا ٹرم ہے, اور خیبر پختونخوا اس حوالے سے انتہائی بدقسمت صوبہ ہے. انفیکٹ اس وقت پہلی گورنمنٹ ان کی کرپٹ تھی. اس وقت جو معلم جبا کے سکینڈلز ہیں, جو بی آر ٹی کے سکینڈلز ہیں, جو 1 ارب درختوں کے سکینڈلز ہیں, اور اس کے علاوہ درجنوں اور ہیں. دوسری حکومت میں ان کے درجنوں کیا سینکڑوں کیسز ہیں, سکیمز ہیں. لیکن جو یہ والی حکومت بنی ہے گنڈا پور کی, اس نے ریکارڈ یہ توڑے ہیں کہ اس میں ہر وزیر 25 سے لے کر 30 اور 35 کروڑ روپے دے کر 2 سال کے کانٹریکٹ پر وزیر بنا ہے. یہاں پر یہ 2 سال بعد ان کی یا منسٹریاں نہیں رہیں گی, یا وہ مزید ایکسٹینشن لینے کے لیے مزید پیسے ان کو دینے پڑیں گے. جتنے مائنز اینڈ منرلز ہیں وہ علی یمین صاحب اور ان کی اپنی فیملی کا آ رہی ہے, ان کے دوست. آپ کا یہ نقطہ آ گیا, یہ آپ کا نقطہ آ گیا. دیکھیے ہاں, یہ جو آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں نا, تو ٹھیک ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی موجود ہے, یہ ضرور سکینڈلز لے کر آئیں اور اس کو بالکل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, ماریا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ان کی اپنی پارٹی کا ہے, وہ کوئی اپوزیشن سے نہیں ہے. ساری عدالت بھی ان کی, وکیل بھی ان کا, منصف بھی ان کا, فیصلہ بھی ان کی مرضی کا. خیبر پختونخوا میں کون سے یہ آپ اختیار صاحب یہ کون سی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں جس میں وکیل بھی, جج بھی, فیصلے بھی ان کے؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی میں بات سمجھ رہی ہوں, لیکن یہ جو آپ اسی کی بات کر رہے ہیں. اچھا چلے, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں وکیل بھی ان کا, جج بھی ان کا, عدالت بھی ان کی, فیصلہ بھی ان کی مرضی کا. تو یہ موسٹ کرپٹ حکومت اس وقت جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں مسلط ہے. چلے پھر تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں نا, تو پھر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں کیا؟ اب جو یہ آ رہی ہے کیا آنے والے سینٹ الیکشن سے شروع ہوگا ووٹ آف؟ میں بتاتا ہوں, لیٹس بی آنےسٹ, ہمارے پاس ابھی بھی 20 لوگوں کی کمی ہے. اچھا, خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف 3 فکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے. 3 فکشنز میں کوئی بھی فکشن کبھی بھی کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے, اور ان کی حکومت اس وقت 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے. 3 ٹانگوں, کوئی بھی ٹانگ اس وقت گرے گی تو ان کی حکومت جب گرے گی پھر ہم بیٹھیں گے. اچھا, اپوزیشن کا اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر ہے. جے یو آئی, مسلم لیگ نون, اے این پی, پیپلز پارٹی, آئی پی پی, یہ ان آرڈر ہے. تو خود کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں لائیں گے, ان کی نااہلی کا انتظار کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں, بہت جلد ان کی حکومت اپنی بوجھ تلے اور اپنی کرپشن کے بوجھ تلے گرنے والی ہے. پھر اس کے بعد ہم اپنا آئینی, سیاسی اور جمہوری پارلیمانی رول پھر ہم ادا کریں گے. اچھا, لیکن نمبر کیسے پورے کریں گے بھائی, کیونکہ وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے نا, مطلب کیوں چھوڑیں گے وہ تحریک انصاف میں اس وقت حکومت چھوڑیں گے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایڈوائزرز ہیں جن کے لیے more than 50 people are independent. اچھا, اور آپ کے ان سے کوئی رابطے ہیں یا ابھی کرنے ہیں یا سوچنا ہے؟ ہمارے رابطے ان سے ہیں یا ان کے رابطے ہم سے ہیں, یہ میرے خیال میں اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن
वेट एंड सी, थोड़ा सा वेट करते हैं। जो जब ये चीजें होती है ना अपनी जगह पे पहुंचती हैं, ये 90 दिनों के इनकलाब, इनके ये शोर शराबे में मेरे आपका नुक्ता आ गया। मैं हाफिज साहब की तरफ बढ़ूंगी। हाफिज साहब, ये अभी मुलाकातें हुई हैं पिछले दिनों नून लीग के वक्त से भी और पीपल्स पार्टी के वक्त से भी, सेनेट के इलेक्शन के तनाजुर में हुई हैं मुलाकातें। नून लीग के साथ ज्यादा आप लोग समझ रहे हैं कि इस वक्त मामलात बनने की तवक्को है, या पीपल्स पार्टी के साथ भी इस वक्त गुफ्तगू जो हो रही है वो किसी नतीजा कौन पॉइंट पर पहुंच सकती है? देखिए मारिया, यहाँ दो चीज़ें हैं। कोशिश जमीयत उलमा इस्लाम की ये है कि हमेशा सेनेट के इंतखाबात में हार्स ट्रेडिंग का ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी हमेशा सेनेट के इंतखाबात में पैसों का इस्तेमाल हुआ है। एमपीज़ और अरकान असम्बली की खरीद फरोख्त भेड़ बकरियों की तरह हो रही है। जमीयत उलमा इस्लाम की कोशिश ये है कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होकर कम से कम हार्स ट्रेडिंग का रास्ता रोक सकें, पैसों का रास्ता रोक सके, पैसों के इस्तेमाल का रास्ता रोक सके, ताकि ये जो लोली लंगड़ी जमहूरियत है, अभी से ये पूरा सर तापा सिया दब्बा है पूरी जमहूरियत के चेहरे पर, इसको आगे और डबोना ये सियासतदानों की और बदनामी है, कालक है उनके माथे पर। तो लिहाजा इस सिलसिले में हमें क्या होना चाहिए? तो इब्तिदाई मरहले में PMLN के साथ भी बात हुई है, पीपल्स पार्टी के साथ भी बात हुई है, ये सिर्फ आगाज है। लेकिन आगे सीनेट के इलेक्शन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसकी हैयत और शक्ल, क्या हम इकट्ठे जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे। बुनियादी तौर पर हमारा मकसद ये है कि हम हार्स ट्रेडिंग का रास्ता किस तरह रोक सकते हैं, बुनियादी चीज ये है। लेकिन हर पार्टी की कोशिश ये है, पीपल्स पार्टी की भी कोशिश है, PMLN की भी, PTI की भी, JUI की भी, जो अहदाफ उन्होंने रखे हैं सामने, एक नशिस्त वो ले सकते हैं या दो ले सकते हैं सीनेट के लिए, हर एक की कोशिश है वो किस तरह लगेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि साफ और शफाफ तरीके से यह इलेक्शन हो, ताकि कम से कम पैसा जहां से भी इस्तेमाल हो रहा है उसका रास्ता हम रोक सकें। सही। शौकत साहब, अब जो तहरीक PMLN और पीपल्स पार्टी एटलीस्ट कोशिश तो कर रही है कोई सियासी जोड़ तोड़ बनाने की, मौलाना साहब से मुलाकात उन्होंने की, वो बात बनती है नहीं बनती है वो तो बात की बात है। तहरीक इंसाफ तो सियासी जोड़ तोड़ की कोशिश ही नहीं कर रही है एज वी स्पीक। देखिए, तहरीक इंसाफ सियासी जोड़ तोड़ किसके साथ करे? JUI अपोजिशन में है वहां पे, लेकिन वो दोनों तरफ आप देखें ज्यादा झुकाव उनका वफाकी हुकूमत की तरफ है, इसलिए वो वहां पे उन्हीं के साथ उनके राब्ते हैं। हमारे साथ उनका कोई राब्ता नहीं। बीच में आपका नहीं था मुलाकात, जब एक तहरीक चलनी थी तब आपके राब्ते थे, बीच में बड़े करीब आ गए थे आप लोग? उन्होंने बात की है ना, जो इन्होंने बात की, हम हार्स ट्रेडिंग को रोकना चाहते हैं, बिल्कुल इसके लिए हम तैयार हैं। अगर ये हार्स ट्रेडिंग ना करें ये लोग मिल बैठकर, अगर जिसकी जितनी हैयत है उसको उसका हक दे दिया जाए, तो उसके लिए तो हम तैयार हैं। ये खुद तैयार नहीं होंगे। करप्शन और ये जो बातें हो रही है ना, देखें हर वक्त टीवी पे आके ये कहना कि जी ये बिलियन ट्री सुनामी में करप्शन हुई है, मलम जबा में हुई है। भाई साहब, तो निगरान दौर में जब हमारी हुकूमत खत्म हो गई, तो 5-6 महीने जब आपकी हुकूमत थी, आपने उसके हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं एक स्कैंडल को पकड़ा और उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसके खिलाफ एक्शन लिया गया? उन लोगों के जो हर एक के ऊपर मुकदमे दर्ज होते थे, तो उस वक्त जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि उनको कुछ नहीं मिला। जिस BRT के खिलाफ ये बात करते हैं उसको 5 आलमी अवार्ड मिल चुके हैं इस वक्त, और ये इनको भी पता है। 5 आलमी सतह के अवार्ड मिल चुके हैं कि इतनी जबरदस्त सर्विस। और परवेज खटक साहब तो उनकी हुकूमत के अंदर ठीक ठाक खटक साहब के बारे में, मलम जबा केस के बारे में ये बात करते थे, वो इनके प्यारे हो गए इनको। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें, गवर्नेंस का जो वो है वो आवाम जज करती है। अपोजिशन ने तो हमेशा ये कहना है कि ये हुकूमत नाकाम। सर, लेकिन कुछ सियासत आप लोगों ने भी करनी है, नहीं करनी है? आपके जो 50 लोग इस वक्त आजाद हैं, वो क्या पक्के आपके साथ हैं? खासतौर पे सेनेट के इलेक्शन के हवाले से आप मुलाकात नहीं करते JUIF से, लेकिन वो ये आपको श्योर है कि वो आपके साथ है? ये जो मिर्जा अफरीदी साहब का जो डिनर हुआ है कल, क्या ये सेनेट इलेक्शन के तनाजुर में हुआ है? ये हमारे सोशल मीडिया पे जरूर इसके खिलाफ आवाजें उठी हैं, और PTI की खासियत है कि वो जिस चीज को गलत समझती है आवाज उठाती है, लेकिन फैसला पार्टी नहीं कर रही।
पार्टी ने फैसला करना है और इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा पार्टी का वो सारे, क्योंकि हर किसी को अपने सिर्फ हल्के की सियासत नहीं है बल्कि एक फ्यूचर की सियासत को भी देखना है कि अगर वो पीटीआई छोड़ते हैं चले जाते हैं तो उनकी तो सियासत खत्म हो जाएगी। सही। तो कोई भी और दूसरे जो मकबूलियत की जहाँ तक बात है तो मकबूलियत का भी फैसला आवाम ने ही करना है। मैं यहाँ बैठ के क्या कहूँगा, और कौन सी हुकूमत है जो मुझे बताया जाए अभी जो हुकूमत बनी है क्या ये एस्टेब्लिश देखा है, मुशर्रफ का भी देखा है, ज़ियाउल्लाह का भी देखा है, स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, उस वक्त भी हमने देखा है इतना जुल्म और इतना दबाव कभी भी हमने नहीं देखा, और फिर खास तौर पे अदालती फैसलों को इस तरह असरअंदाज होते हुए नहीं देखा जो आज हो रहे हैं। तो वो जो दोबारा बस में आगे बढ़ने से पहले वो 50 बंदे जो कि इंडिपेंडेंट हैं उनकी तरफ से आप लोग मुतमईन हैं सेनेट के इलेक्शन में? सर सहमत के लिए तकदीम चले हम कोशिश करते हैं यूसुफ ज़ई साहब से दोबारा हमारा राब्ता हो जाए। जी यूसुफ ज़ई साहब, फाइनली क्विक आंसर, वो जो 50 बंदे हैं आज़ाद हैं अभी सेनेट के इलेक्शन के अंदर, उसकी तरफ से मुतमईन हैं आप लोग? चले मुझे आगे बढ़ना है इख्तियार वली खान साहब की तरफ। इख्तियार साहब, अब सूरत हाल ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है PMLN की, उसके बावजूद मौलाना साहब ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि अगर वो मुकम्मल तौर पे हुकूमत से इत्तफाक कर रहे होते तो वो उनके साथ बैठे होते। आपके साथ जो मुलाकातें हुई हैं PMLN के और JUIF की, आपको लग रहा है कि सेनेट इलेक्शन के अंदर मौलाना साहब आपके साथ इश्तराक करेंगे इस वक्त? देखें, वन वे और दी अदर वे मौलाना साहब और हमारा जो गोल है वो एक है। अल्टीमेटली हमने एक जगह पे इकट्ठे हो ही जाना है, बिकॉज हम समझते हैं कि हमारा जो माल मसरूका है, माल मसरूका चोरी शुदा माल को कहते हैं। हमारा माल मसरूका JUI के घर में नहीं पड़ा। JUI का जो माल मसरूका है वो हमारे घर में नहीं पड़ा हुआ। जो ANP का चोरी शुदा मैंडेट है वो हमारे या JUI के घर में नहीं है, ना पीपल्स पार्टी का मैंडेट किसी और के घर में। हम सबका जो चोरी शुदा मैंडेट है, जो जनरल फैज की बाकियात ने उठा के कुछ गैर मुतालिका लोगों के हवाले कर दिया है, जिसको PTI कहते हैं, तो हम सबका जो चोरी शुदा मैंडेट है वो PTI के घर में है। तो अल्टीमेटली हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी नुक्ते पर इकट्ठे हो ही जाना है। इवन यहाँ तक के अगर मैं आपको इतना बता दूं कि हम मिलकर हुकूमत बना सकते हैं और हम बना भी लेंगे, लेकिन अगर मौलाना साहब या कोई भी फरीक इस पे एग्री कर जाए कि ये हुकूमत लेके हमने चलानी नहीं है, फ्रेश मैंडेट की तरफ जाते हैं, तो इवन वी आर रेडी कि हम एक दिन की हुकूमत 1 घंटे के लिए ले लें और असेंबली तोड़ के वहां पर दोबारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ऐलान कर दें। हम तो इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन मजीद इनको बर्दाश्त करना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ जुल्म होगा, क्योंकि आप समझ लें कि वजूद के एक हिस्से को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो चुकी है कि उसका इलाज करना, उसका ऑपरेशन करना, उसकी सर्जरी करना ये हम पे वाजिब नहीं, ये फर्ज। चले आपका नुक्ता आ गया, बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब, शौकत यूसुफ ज़ई, हाफिज अब्दुल्ला प्रोग्राम के सिलसिले में मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब हम वापस आएंगे तहरीक इंसाफ के अंदर हो क्या रहा है। जो लाहौर की मुकामी तंजीम है उसको कल नहीं इन्वाइट किया गया, इतने बड़े एक पार्लिमानी इजलास के बाद वहां पर एक इकट्ठ था PTI का, इसके पीछे क्या मुहरकात है? ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया, लेकिन हमने देखा कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर उससे लायल थी, ना ही वो उस हमें इजलास के अंदर उसके बाद एक इशाइया था उसके अंदर नजर आई। आज चूंकि तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां पर शरारती रिपोर्टरों ने ऐसे सवालात पूछे, और जब आलिया हमजा साहिबा के बारे में स्पेसिफिकली पूछा गया तो सलमान अकरम राजा साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उन्होंने कहा कि वो बिजी थी, मसरूफ थी। सुनिए उनका जवाब। आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई, उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आएं, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल है। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आएंगे, उनको बुलाया नहीं गया, उनका पहले से एक मुरतब प्रोग्राम था, उसके तहत वो आज काम कर रहे हैं।
और फिर आज दोपहर को एक ट्वीट किया आलिया हमजा साहिबा ने। उन्होंने कहा कि ये मुझ तक इत्तलात पहुंची हैं उसके मुताबिक कि मैं तो पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियाँ जिनका शायद मुझे इल्म भी नहीं था, क्या कोई रोशनी डालेगा। उन्होंने मजीद कुछ सवाल पूछे कि तहरीक कहाँ से चलेगी, कब चलेगी, 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है, हमें भी बता दें। इसका साफ नज़र आ रहा है कि कोई वाज़े तौर पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और बड़ा गहरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसके साथ साथ जो ये इशाइया है इसके बारे में भी तहरीक इंसाफ के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये जो इशाइया है मिर्ज़ा अफरीदी साहब का, इसकी क्या ज़रूरत थी और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। आपको याद करा दें 2018 में उस वक्त जब साद रफ़ीक साहब ने भी इसी तरह के इशाइये के अंदर गए थे और उस वक्त सेनेटर मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने PMLN की क़यादत को बुलाया था। फास्ट फॉरवर्ड 2025 हमने देखा कि अब ये PTI की क़यादत को बुला रहे हैं। जाहिर सी बात है सेनेट के इलेक्शन के बारे में ही ये सब कुछ है, तो ये सियासत है, हार्ड कोर पॉलिटिक्स है। अफरीदी साहब पहले PMLN में थे, फिर PTI में गए। अब इस वक्त हम देखते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में भी शायद वो एक सीट हासिल करने में कामयाब हो जाए। हो क्या रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, PTI की बीट देखते रहे हैं, बड़ी करीबी से PTI के अंदरूनी मामलात को समझते हैं। बहुत शुक्रिया कादिर हमें ज्वाइन करने के लिए। ये क्या मामला है? आलिया हमजा साहिबा बड़ा पब्लिकली सलमान अकरम राजा साहब जब बात की होगी तो कुछ सोच समझ के की होगी, लेकिन पता चला कि नहीं ये आलिया साहिबा। लेकिन बड़ा हैरानकुन था बहुत सारे लोगों के लिए, हमारे लिए भी, कि एक पार्टी पूरी KP से चल रही है, इस्लामाबाद पहुंच रही है, यहाँ से बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, काफिले जा रहे हैं, पंजाब में एंटर हो रहे हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को ही इस सारी चीज़ों से लाइल रखा जा रहा है। वहाँ पर नहीं, ये कोई आज से नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से हो रहा है कि उनके अगेंस्ट एक खास प्लॉट जो है वो चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोग भी इसमें हैं जो पहले जिनके पास ओहदे और पावर्स थी लेकिन वो 9 मई वाक़यात के बाद अभी सामने नहीं आ पा रहे, कुछ उनकी तरफ से है, कुछ और जैसे मेल डोमिनेटिंग पार्टी के कुछ लोग हैं ना वो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसके बारे में क्लियर इंडिकेशंस मिलते रहे हैं। और यही बात बानी PTI के सामने भी रखी गई थी कि आलिया हमजा को काम नहीं करने दिया जा रहा, तो उनकी जानिब से ये डायरेक्शन आई थी कि उनके रास्ते में रुकावट हायल ना की जाए। अब ये जो तनाज़ात पार्टी में चल रहे हैं, PTI हर दूसरे दिन ये कोशिश करती है कि एक ऐसा तासुर दिया जाए कि हम सारे इकट्ठे हैं, एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि हम सारे इकट्ठे हैं, हमारा नैरेटिव एक है, बयानिया एक है, लेकिन हर दूसरे दिन बाद ही खुद ही कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई होती है या कोई काम ऐसा करते हैं जिससे वो यूनिटी का तासुर जो है वो फौरन ज़ायल हो जाता है। जैसे 2 दिन पहले इन्होंने KP हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया हम इकट्ठे हैं, अगले दिन जाके एक इवेंट किया जिसमें चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब ही नहीं है। मैंने उनसे भी आज राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका वर्जन आपने अभी पढ़ के बता दिया कि वो कह रही है मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं मसरूफ थी, कहीं पे ऐसी मसरूफियत जिनका मुझे इल्म नहीं है। तो ये ऑब्वियसली बात टेकअप होगी बानी PTI के सामने, जब चीज़ें जाएंगी उनके सामने रखा जाएगा तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन आएंगी। सो अभी ये जो कल मिर्ज़ा अफरीदी साहब का डिनर था, इसका क्या देखिए, एक तो सेनेट इलेक्शन टिकट वाला सारा मामला ऑब्वियस है, वो खुद भी मुतारिक हुए हैं इन दिनों में। अभी आप देखिएगा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे बानी PTI के साथ जो पुरानी कोई अच्छी HD क्वालिटी की पिक्चर्स हैं वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन खैर इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ लोग हैं जो ये इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी ने खामोशी से पार्टी के लिए मुश्किल हालात में फंडिंग की है। जब अभी इनके अकाउंट्स वगैरह फ्रीज हो गए, छापे पड़ रहे हैं, सेक्रेटेरिएट बंद है, लोगों की तनख्वाहें नहीं जा रही, तो बहुत सारे ऐसे मुश्किल मामलात रहे जिनमें ऐसा बताया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से कि उन्होंने पार्टी को फंड किया है मुश्किल टाइम में। तो इसलिए भी नज़रियाती लोगों के साथ साथ ऐसे लोगों को इन हालात में साथ रखना बड़ा जरूरी है, बैलेंस करना है, जहाँ पे पार्टी को आगे चलाने के लिए कुछ ऐसे लोग सरमायादार या फंडिंग की ज़रूरत है। ऑल दो कि पार्टी अब उस फेज से निकल चुकी है जहाँ इलेक्टिबल्स हों या सरमायादारों की ज़रूरत पड़े, बहरहाल पार्टी का एक स्ट्रक्चर चलाना है, लोगों की तनख्वाहें हैं और बहुत सारे मामला, जब तक स्पेस नहीं मिलती PTI को तो डिपेंड करना पड़ेगा ऐसे लोगों पर। ये बताइए कि ये जो 5 अगस्त की तहरीक की बात हो रही है, इसकी आपको कोई सड़क पे नजर आ रही मोबिलाइजेशन, कोई मुलाकातें, कोई तंजीमी तौर पे कोई ढांचे मुतहरिक हुए हैं उसमें? देखें, सियासी जमातों के दरमियान राब्तों के हवाले से अगर बात करें तो वो तो PTI ने ये सोच लिया कि शायद उन्हें सोलो फ्लाइट की तरफ जाना पड़ेगा। एक उम्मीद उनकी मौलाना की तरफ थी, लेकिन मौलाना साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो तहरीक अपनी अपनी जो पार्टी की सतह पर है उसमें यस कुछ चीज़ें दिख रही हैं ऑन ग्राउंड। जैसे ये एक अभी रिसेंट इवेंट हो गया, पंजाब की तरफ चले गए, उधर सिंध में हलीम आदिल शेख अपनी कोशिश कर रहे हैं, आज आज़ाद कश्मीर में हमने देखा। तो ग्राउंड के ऊपर मैस मोबिलाइजेशन जो है वो तो शुरू हो चुकी है, 2-3 दिन से ये एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं। उससे पहले लग रहा था कि शायद कोई ऐसा लाहेअमल इनके पास नहीं है, लेकिन यस मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि इनके पास कुछ चीज़ें हैं ग्राउंड के ऊपर मोबिलाइज करने के लिए एक्टिविटी। लीड कौन कर रहा है? हलीमा बीबी करेंगी, बेटे करेंगे, गंडापुर साहब करेंगे,
बैरिस्टर गौहर करेंगे? देखें, गंडापुर साहब ने तो पार्टी के अंदर ये बता दिया है कि इमरान खान साहब को अगर बाहर निकालना है तो वो एहतजाज से बाहर नहीं निकलेंगे। बहुत मुसद्दका ज़राए ने ये बात बताई कि अली अमीन गंडापुर इस बात के कायल हैं कि हमें बहरहाल बातचीत करनी पड़ेगी, उससे निकलना है। ये जो अभी उन्होंने 90 दिन का एक अनाउंस किया, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि फौरी तौर पे चढ़ दौड़ने से या इतना मामलात को आगे ले जाने से कि वापसी ना रहे, उससे बेहतर है कि 90 दिन का टाइमलाइन दे के हम बातचीत का कोई रास्ता निकालें। उन्होंने बानी पीटीआई की जानिब से ट्वीट आया कि अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया। जी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए ओपन है, तो वो इंडिकेट कर रहे हैं कि हम बातचीत से सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को ये बता दिया है कि मैं तहरीक को या एहतजाज को उस तरह से प्रेफरेंस उन्होंने बता लीड कौन करेगा ये क्लियर नहीं। बेटे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या ये इन्होंने वाटर टेस्ट करने के लिए बात की कि देखें हुकूमत कितना परेशान होती है। एक टीजर लग रहा है, बेटों वाला जो है वो एक टीजर लग रहा है। ऑब्वियसली मुश्किल हालात रहेंगे अगर वो पाकिस्तान आते हैं, इतना आसान नहीं होगा। हुकूमती रहनुमाओं के बयानात आ गए हैं, कोई कह रहा वीज़ा नहीं मिलेगा, कोई कह रहा गिरफ्तार हो जाएंगे, कोई कह रहा है बस आईनी हदूद के अंदर रहेंगे, तो उनके लिए मुश्किल बहरहाल रहेगी। ये आसान चॉइस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बैरून मुल्क से ही जो अमेरिका जा रहे हैं वहाँ पर अपना बयानिया बनाने की कोशिश करें, लेकिन एक टीज़र के तौर पे कि टेस्ट किया जाए यहाँ पे मोमेंटम कैसा बनता है, शायद ये उसके लिए हो। लेकिन अगर वो आते हैं तो ये पाकिस्तानी सियासत में एक नया सरप्राइज ज़रूर होगा। और आज़ाद जो तहरीक इंसाफ, इनको हुकूमत आज़ाद समझती है, तहरीक इंसाफ आज़ाद नहीं समझती, सेनेट इलेक्शन से पहले उसकी क्या सूरत हाल है? बिकॉज PMLN भी बात कर रही है मौलाना से, इसके अलावा पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है मौलाना से, तो वो चाहेंगे कोई ना कोई किसी तरीके से इस माले गनीमत में से अपना हिस्सा हासिल किया जाए। तहरीक इंसाफ की कोई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नजर आ रही है? देखिए, हमने पूछा कि सेनेट के लिए इनकी क्या तैयारियां हैं, तो PTI इस टाइम जो सारा फोकस है ना उनका, वो एक तो तहरीक की जानिब है और दूसरा वो कह रहे हैं कि सूबे की हुकूमत बचानी है। अब उन्हें लगता है कि हमारे पास खोने के लिए कुछ ज़्यादा बचा नहीं है कि हम इसके लिए भी तगोदो करें, इधर भी तगोदो करें। उन्हें लगता है कि एंड रिजल्ट जो है इन हालात में वही निकलना है जो उनके अगेंस्ट जा रहा है। तो इसलिए एक तो सूबे की हुकूमत बचाएं, दूसरा सारा फोकस तहरीक की जानिब रखें। तो वो इस तरह की कुछ सेनेट इलेक्शन की प्रायोरिटी नहीं लग रही है। ऐसा कि कोई बहुत ह्यूज कोई मुशावरत हो रही है, मैंने 3-4 दिन से नहीं देखा कि कोई सेनेट इलेक्शन के लिए कोई जोड़ तोड़ हो रहा है। कोई PTI किसी दूसरी जमात से मिल रही है, हालांकि मौलाना मुलाकातें कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ उनके राब्ते हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते हैं। वो सोच रहे हैं हमको 5-1 के करीब सीटें जो है वो निकाल लें, लेकिन PTI का इस फ्रंट के ऊपर महाज अभी कोई बहुत गर्म नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, हमें PTI की अंदरूनी सियासत से आगाह कर रहे थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट आज शाया की है। एक बहुत बड़ी चार्जशीट है नेतन्याहू की अपनी रजीम के खिलाफ। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गजा की जंगबंदी क्यों नहीं हो पाई डिस्पाइट द फैक्ट कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसकी ख्वाहिश भी जाहिर कर चुके हैं और 2 हफ्ते का वक्त भी दे चुके थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है और अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है कि गजा में जारी जंग को जानबूझकर तूल दिया गया है और इसके असल जिम्मेदार इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू हैं। बतौर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने एक नाजुक इत्तेहाद की क़यादत की जिसका इन्हिसार इंतहाई दाएं बाजू के वज़रा की हिमायत पर था जो गजा पर कब्जा करना चाहते थे। अगर गजा जंग बंदी में बहुत जल्दी हो जाती तो ये वज़रा हुक्मरान इत्तेहाद को ख़त्म करने का फैसला कर सकते थे। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि अगर इस तरह के हथियार डालने के मुआहदे को आगे लाया जाता है तो आपके पास हुकूमत नहीं रहेगी। नेतन्याहू के फैसलों ने गजा में लड़ाई को इसराइल की आला अस्करी क़यादत की ज़रूरत से ज़्यादा तवील कर दिया है। इत्तेहादियों की अलहदगी से बचने के लिए नेतन्याहू ने जंग बंदी के मुज़ाकरात को तूल दिया। इन सियासी इत्तेहादियों के दबाव के तहत नेतन्याहू ने अहम लम्हात में जंग बंदी के मुज़ाकराती अमल को सुस्त कर दिया। नेतन्याहू ने अप्रैल और जुलाई 2024 में जंग को आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि आला जर्नैलों ने उसे बताया कि जंग जारी रहने का मजीद कोई फौजी फायदा नहीं है। और जब आखिरकार जनवरी 2025 में एक तौसी शुदा जंग बंदी की गई तो उसने अपने इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए मार्च में जंग बंदी को जुज़वी तौर पर तोड़ दिया। रिपोर्ट मजीद इंकशाफ करती है कि नेतन्याहू को खदशा था कि अगर जंग बंदी हो गई और इंतखाबात हुए तो उन्हें शिकस्त हो सकती है और यूं 2020 से ज़ेरे इल्तिवा करप्शन मुकदमात दोबारा खुल सकते हैं। इस सियासी खुदगर्जी ने लाखों फ़लस्तीनियों और दर्जनों इसराइलियों की जानें खतरे में डाल दी। नेतन्याहू ने कामयाबी के साथ ऐसी रियासती इंक्वायरी को रोक दिया है जो उनके अपने गैर कानूनी इकदाम की तहकीकात करेगी। चूंकि नेतन्याहू अपने बदनवानी के मुकदमात के लिए हफ्ते में 3 बार अदालत में हाजिर होते हैं,
लिहाजा उनकी हुकूमत अब अटॉर्नी जनरल को बरतरफ करने के लिए आगे बढ़ रही है, जो इस प्रोसिक्यूशन की निगरानी करते हैं। जाहिर सी बात है, इसराइली वज़ीर आज़म ने चैलेंज करना है इस रिपोर्ट को, और उन्होंने इस आर्टिकल को रबिश करार दिया। उसने कहा जी कि वो बोल्ड लीडरशिप है उनकी है, और वो बहुत मिलिट्री उनकी कामयाबियां हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने हासिल किया है, और इसको सैबोटाज करना चाहता है न्यूयॉर्क टाइम्स। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जाहिर सी बात है इसको इस वक्त मुस्तरद करना ही था। इसके अलावा फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से इस वक्त दबाव बढ़ता जा रहा है। सिफारती तौर पे भी 60 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने एक ख़त लिखा है, और बरतानिया की लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 60 अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तौर पर तस्लीम करें। इस सिलसिले में अरकान ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को बाकायदा ख़त लिख दिया है। ख़त में अरकान पार्लियामेंट ने इसराइली हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनियों को जनूबी रफ़ा के कैंप में जबरी मुंतकिल करने के मंसूबे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और कहा कि इक़दाम बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। 60 अरकान ने खबरदार किया कि अगर बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना किया तो 2 रियासती हल के लिए बरतानिया की हिमायत गैर मौसर हो जाएगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा।